नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें ज़रूर ये क्वेश्चंस बने होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। बस आपका फोकस 100% सामने रहेगा तो आप बहुत ईजिली सभी क्वेश्चन को समझ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। बस आपका फोकस सामने रहेगा तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे। तो बात कर लेते हैं क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें जीएस तो बनता होगा। तो अगर आपकी एग्जाम में जीएस बन रहा होगा तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। बस आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ये नहीं देखना कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की। अगर आपकी सिलेबस में जीएस है तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्वेश्चन देखने से आइडिया लग जाएगा। तो इसमें पहला मेंशन किया है कि प्रकाश की चाल होती है कितनी। तो प्रकाश की चाल किसमें पूछा है, तो प्रकाश की चाल ये मेंशन किया है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होता है। तो प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। वो कितना होता है, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है वो, प्रकाश की चाल। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से आपकी एग्जाम में पूछेगा जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होता है, तो वो पूछेगा निर्वात में। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो सन की किरण होती है जब वो पृथ्वी पर आती है तो जो निर्वात होता है वहां पर इसकी चाल इतना होती है। तो सबसे अधिक निर्वात में ही प्रकाश की चाल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है जो आपका द्रव्यमान और भार होता है उसमें अंतर क्या होता है। तो द्रव्यमान वस्तु की मात्रा होती है जबकि जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि जो द्रव्यमान स्थायी होता है यानी कि जो आपका द्रव्यमान होगा वो स्थायी होगा जबकि जो भार होगा वो स्थान पर निर्भर करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो न्यूटन का जो पहला नियम था उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीधे एग्जाम में बनेगा। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पर पॉइंट भी मेंशन किया है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर मेंशन किया है यदि कोई वस्तु विराम या गति में है तो वह तब तक उसी स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से हम बल नहीं लगाएंगे। ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम को बताता है। और इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम जो होता है वो जड़त्व का नियम होता है। और जब कोई वस्तु विराम है या गति है, जब तक आप उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाएंगे तो स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ये पॉइंट भी इसमें होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके आगे फोर्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आपका सिंपली जूल होता है। तो एक जूल क्या होता है, एक जूल में हमारा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर जो होता है वो एक जूल का निर्माण करता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका एक जूल होता है ना, वो एक जूल आपका 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर से ही एक जूल का निर्माण होता है। ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ओवरऑल इसी लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप चारों क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। और यह जो जूल है ये ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है और यह ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक है। तो यानी कि जो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है और यह ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक है। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वो क्या किस तरीके से डिफाइन करता है, इसको आपको प्रॉपर समझना होगा। तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, तो ऊर्जा को ना आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। ये आपका ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊर्जा संरक्षण को आप ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते, केवल उसको एक
रूप से दूसरे रूप में आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये भी आपको समझना है। तो ऊर्जा आपकी बहुत ऊर्जा होती है। ऐसे ऊर्जा की संरक्षण के बारे में बात करें तो यानी कि ऊर्जा संरक्षण का कहने का निकलता है अर्थ, यानी कि ऊर्जा को आप ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ये आपको समझना होगा। यानी कि ऊर्जा इस तरीके से एक से रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे आप देखते होंगे जो आपके बांध होते हैं तो वहां पर जो पानी होता है जब वो रुका रहता है तो वहां पर एक स्थिर ऊर्जा होती है, लेकिन जब वो बांध को खोलते हैं आप तो पानी बहुत तीव्र गति से गति करता है, तो वहां पर गतिज ऊर्जा हो जाती है जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो इसी तरीके से आप ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। पहले तो वो स्थिर था, उसके बाद उसमें गति आ गई तो उसकी स्थिति को आप बदल देते हैं। तो यही होता है ओवरऑल समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7वां क्वेश्चन है, इसमें बोला है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, तो विद्युत धारा का आपका मात्रक एम्पियर होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और 1 एम्पियर में आपका 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर कोई पूछ लेगा कि जो विद्युत धारा होता है आपका उसका मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन 1 एम्पियर में आपका 1 कूलाम बटे सेकंड होता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 8 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें पूछ रहा है दर्पण, यानी कि जो आपका दर्पण में बनने वाली छवि वर्चुअल होती है या वास्तविक। तो यानी कि जो दर्पण में बनने वाली छवि होती है वो वर्चुअल या वास्तविक होती है, वो कौन से दर्पण में होता है, तो समतल दर्पण में जो छवि होती है वो वर्चुअल होता है। और इसमें ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर मेंशन किया है कि वह सामने दिखती है लेकिन वास्तविक नहीं होती है। यानी कि जो समतल दर्पण होता है उसमें छवि वर्चुअल होती है लेकिन वह सामने दिखती है लेकिन वह वास्तविक नहीं होती है। इस पॉइंट को आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप 8 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो जरूर आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपकी एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिल जाता है तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम आपको हर एक लेक्चर में एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। एंड उसके आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, तो परावर्तन का जो नियम होता है वहां पर आपका जो आपतन कोण, यानी कि जो आपतन कोण होगा वो बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रकाश समान माध्यम में परावर्तित होता है, यानी कि जो प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन नियम होता है वहां पर आपतन कोण और, तो इस तरीके से आपका जो प्रकाश होता है वो समान माध्यम में परावर्तित होता है। एंड उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर में पूछ रहा है कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्या होता है, तो प्रत्येक क्रिया के समान और एक विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जिसे न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। और फोर्स हमेशा जोड़े में, यानी कि जो फोर्स होता है आपका हमेशा वो जोड़े में कार्य करते हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन किया है। तो इस तरीके से न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वो प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, इसे न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के 10 क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे, आपका फोकस सामने रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर इसके आगे एक नए टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक नया टॉपिक होगा जहाँ पर आपको एक नए टॉपिक के बारे में कंप्लीट डिटेल में समझाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको सेशन सही लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि